हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए, बूस्ट करने के लिए एईसी प्लस लेकर आया है आगाज सीरीज। इसमें हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा चुकी है, हम लोग सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर लिए हैं और एक सीरीज में क्लब कर दिए हैं जिसका नाम है आगाज। इसमें आपको हेल्प मिलने वाला है। आप 2024 में कोई भी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई भी स्टेट ए जेई हो, आपको इस सीरीज से बहुत हेल्प होने वाला है। क्योंकि आपको टीसीएस फोबिया जो है, टीसीएस का डर मन में बैठ गया है, उसको हम लोगों ने दूर करने के लिए प्रयत्न कर लिया है एईसी प्लस, जिससे आपको आगाज सीरीज से आपको बहुत हेल्प होने वाला है। ओके, आपका काम है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, आप शॉर्ट नोट चाहे तो बना लिए होंगे या फिर आप बना रहे हैं साथ में, तो आपका काम है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप ऐड ऑन करते रहिए। क्योंकि आप जब एक सब्जेक्ट खत्म होगा तो आपके पास एक अच्छा खासा आपके पास कंटेंट हो जाएगा। आपको रिवीजन करना है और फिर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहना और फिर टेस्ट आपको देते रहना है। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग अभी कनेक्शन पढ़ रहे हैं। ओके, कनेक्शन में हम लोग इंट्रोडक्शन वगैरह देख रहे हैं और भी जितने टाइप से कनेक्शन है, रिवेट है, बोल्ट है, बेल्ट है, ये सब के हम लोग अभी मतलब फर्स्ट यूनिट अपन कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपका काम है बस जुड़े रहना है। साथ में आप क्या है कि कैलकुलेटर भी पास में रखिए, कॉपी पेन पास में रखिए। न्यूमेरिकल पहले आपको बनाना है, नहीं बनेगा हम तो बताएंगे, लेकिन पहले आप कोशिश करिए। चलिए ओके, आज थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का 11th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ओसा, OSHA इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट स्टैंड्स फॉर। आपका ओसा का क्या पूछा है सर? फुल फॉर्म बताइए। ओसा क्या होता है समझिए पहले। ओसा का फुल फॉर्म क्या होता है सर? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। क्या होता है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट है। क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट है। सॉरी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके बारे में समझिए थोड़ा सा, ओसा क्या है। उसका क्या? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका कहां था? ये बनाया गया था, एक पब्लिक हेल्थ एजेंसी था। कहां? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में, वहां पे इसको बनाया गया था। कहां पे? यूएस में। ठीक है, ये आपका कब एक्ट कब पास किया गया था? ये एक्ट पास हुआ था 1970 में। ओके, वाई प्रेसिडेंट कौन थे? निक्सन। इन्होंने देखा कि आपका जो है ना, आपका क्या है कि बहुत सारे पब्लिक के हेल्थ में घटनाएं हो रही है, साइट पे या इंडस्ट्री में या कंपनीज में बहुत घटना हो रहा है। क्योंकि ऐसा आंकड़ा पाया गया कि 15 वर्कर्स पर डे आपका किसी ना किसी कारण से, हजार्डस रीजन से, सेफ्टी रीजन से आपका डेथ हो रहा है। और एनुअली कितना 5600 कितना वर्कर आपका एनुअली डेथ हो रहा है। ये सबको देखते हुए एक यूएस में डिपार्टमेंट बनाया गया जिसमें यह पास किया गया कि आपका जो लेबर एक्ट है उसमें और एड ऑन किया गया, मॉडिफाई किया गया कि इनको हेल्थ को लेकर, सेफ्टी को लेकर, हजार्ड्स को लेकर, और इनको हम लोग क्या करेंगे? ट्रेनिंग देंगे और उनको बचाव कार्य में और क्या क्या प्रोसेस हो सकता है उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर हम कोई भी केमिकल इंडस्ट्री देखते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में अगर देखते हैं तो वर्कर को जो केमिकल यूज हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, उससे क्या क्या हजार्डस हो सकता है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है ये सब पता होना चाहिए। और वहीं पे मैं अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं, सिविल इंजीनियरिंग में जैसे अपन कंस्ट्रक्शन कंपनी पे जाते हैं तो वहां पे भी आप देखते हैं सेफ्टी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका शूज अच्छे होने चाहिए, आपका जो कैप है ये लगा होना चाहिए, आपका ड्रेस होना चाहिए। ये सब जो देखकर एक बनाया गया, किसके लिए? लेबर के लिए बनाएगा, वर्कर के लिए बनाएगा, उनके सेफ्टी के लिए, कि इनको कोई भी इंजरी नहीं हो, ये सब को देखते हुए ये सब एक्ट बनाया। कहां पे बनाया गया? अमेरिका में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? OSHA यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन आपका इसका फुल फॉर्म होता है। यूएस में आपका बना था कब? 1970 में। प्रेसिडेंट कौन साइन किए थे इसको? निक्सन ने। ये सब आपको जानकारी होना चाहिए ओसा के बारे में। यानी कि आपका क्या हो गया? बी आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसा। ओके, चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एज पर IAS 80098 फॉर द अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील मेंबर, इसके बारे में पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू IAS कोड बताइए अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस स्टील मेंबर में कितना होता है। आपका ऑप्शन दिया हो, इसके अकॉर्डिंग बताना है। यानी कि आपका टेंशन और कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है। यहां पे टेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए।
ध्यान दीजिएगा, जस्ट वेट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या हम लिख रहे हैं सर, इसमें लिख रहे हैं क्या आपका स्ट्रेस की वैल्यू, क्या लिख रहे हैं इसमें हम लोग, लिख रहे हैं किस, क्या इसमें लिख रहे हैं, इसमें हम लोग लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, इसमें लिख रहे हैं परमिसिबल, क्या लिख रहे हैं, परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, और इसमें हम लोग लिखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफओएस स्टैंड फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। चलिए अब ध्यान देना है किसके लिए सर, डायरेक्ट एक्सियल टेंशन एंड कंप्रेशन, किसके लिए, डायरेक्ट एक्सियल टेंशन एंड कंप्रेशन के लिए अगर परमिसिबल स्ट्रेस पूछे तो इसका कितना होता है सर, 0.6 इंटू एफ वाई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है 1.67। ओके चलिए ऐसे ही होता है, बेंडिंग टेंशन एंड कंप्रेशन के लिए कितना, बेंडिंग टेंशन एंड कंप्रेशन के लिए कितना होता है 0.66 एफ वाई, और इसका होता है आपका कितना 1.515 आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। ओके फिर होता है आपका एवरेज शियर स्ट्रेस, क्या, एवरेज शियर स्ट्रेस, इसका आपका होता है 0.4 इंटू एफ वाई, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है 2.5, कितना 2.5। ऐसी होता है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 0.45 एफ वाई, इसका होता है आपका 2.22, कितना 2.22। ओके फिर होता है आपका बेयरिंग स्ट्रेस, इसका होता है सर 0.75 एफ वाई, और इसका आपका वैल्यू कितना होता है 1.33। ये आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, क्या, अगर आपका डायरेक्ट एक्सियल टेंशन एंड कंप्रेशन है तो 0.6 इंटू एफ वाई आपका हो जाएगा 1, और इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 1.67। बेंडिंग अगर टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो हम लोग कितना लेंगे 0.66 इंटू एफ वाई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना 1.515। एवरेज शियर स्ट्रेस के कितना लेंगे 0.4 इंटू एफ वाई, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना लेंगे 0.45 एफ वाई, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना 2.22। और बेयरिंग स्ट्रेस का कितना लेंगे सर 0.75 एफ वाई, और आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कितना लेंगे 1.33, कितना 1.33। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इसमें आपसे पूछता है, क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे इसमें पूछता है कि आप बताइए जो परमिसिबल स्ट्रेस निकाल रहे हैं उसमें मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस में आता है और मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस में आता है। ये आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, आप इसको अच्छे से देखिए और इसको स्क्रीनशॉट रखिए पहले। ओके ठीक है, मैक्सिमम किस में आता है सर, देख लीजिए आपका एवरेज शियर स्ट्रेस में, यानी आपका किस में आ रहा है, एवरेज शियर स्ट्रेस में आपका, एवरेज शियर स्ट्रेस में आपका मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है, किसमें, एवरेज शियर स्ट्रेस में। ठीक है, ऐसे ही फिर हम लोग देखेंगे मिनिमम किस में आ रहा है सर, बेयरिंग स्ट्रेस में आ रहा है, किसमें, बेयरिंग स्ट्रेस में आ रहा है। ये दो तो आपको याद होना ही चाहिए, सभी याद रखना है, लेकिन पूछता है कि मैक्सिमम किस में, तो मैक्सिमम सर इसमें होता है, यानी मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और मिनिमम किस में होता है, इसमें होता है, किसमें, आपका बेयरिंग स्ट्रेस में। ये दोनों वैल्यू आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये आपसे पूरा टेबल याद रखना है। और आपसे क्वेश्चन किस क्या पूछा, एलोवेबल बेंडिंग स्ट्रेस, क्या, बेंडिंग स्ट्रेस,
बेंडिंग स्ट्रेस फॉर टेंसाइल एंड कंप्रेशन के लिए कितना होता है बताइए, 0.66 इंटू एफ वाई। इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.515। यानी आपका देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इसके लिए पूछा, ध्यान देना, बेंडिंग के लिए पूछा। अगर डायरेक्ट एक्सियल टेंशन कंप्रेशन के लिए पूछता तो 0.6 इंटू एफ वाई होता। एफ वाई कितना लेते हैं हम लोग, 250 लेते हैं न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। द डक्टिलिटी फैक्टर कंसीडर फॉर कॉमन स्ट्रक्चरल स्टील existing minimum specified ductility while calculating effective net area in case of design of tension member will be। ये बोल रहा है सर कि डक्टिलिटी फैक्टर की वैल्यू बताइए जब आप निकाल रहे हैं इफेक्टिव नेट एरिया किसमें, टेंशन मेंबर में, तो आप डक्टिलिटी फैक्टर की वैल्यू बता दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपसे अगर आपसे क्या पूछे, इफेक्टिव नेट एरिया पूछे, तो ध्यान रखना है K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इंटू AN। ये आपका होता है सर इफेक्टिव एरिया निकालने के लिए टेंशन मेंबर में, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इंटू AN। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या है आपका यहां पे K1 क्या है, डक्टिलिटी फैक्टर है। क्या है, डक्टिलिटी फैक्टर। K2 क्या है, होल फॉर्मिंग फैक्टर। क्या है, होल फॉर्मिंग फैक्टर। ओके, ये क्या है आपका, ये है आपका ज्योमेट्री फैक्टर। और K4 क्या है आपका, शियर लैग फैक्टर। अब इसको आपको ध्यान से देखना कि K1 K2 K3 K4 क्या है, यहां पे आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और यहां पे AN क्या है, नेट एरिया ऑफ सेक्शन। ध्यान दीजिएगा जो आपका नेट इफेक्टिव है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, K1 K2 K3 K4 और AN पे डिपेंड कर रहा है। K1 क्या है, डक्टिलिटी फैक्टर है, K2 क्या होल फॉर्म फैक्टर है, K3 क्या है, ज्योमेट्री फैक्टर है, और K4 क्या है आपका शियर लैग फैक्टर है। अब देखिए ये सब जितना जो फैक्टर है ये क्या करता है, इसका इफेक्टिवनेस में क्या करता है, इफिशिएंसी में क्या करता है, कमी करता है, या इसका इफेक्टिवनेस में क्या करता है, कमी लाता है। ये सब फैक्टर कोड ने बोला कि आपका जो इसमें नेट इफेक्टिव एरिया निकाल रहे हैं इसमें आप डक्टिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितना लेंगे, 1। किसने बोला, कोड ने बोला। आप 1 वैल्यू कंसीडर करेंगे, कितना, 1 को कंसीडर करना है। ओके, यानी कि यहां पे हम लोग डक्टिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 लेंगे। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, इसमें पूछ देगा सर K4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, K2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, K3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन TSS वालों ने पूछता है। तो आपसे पूछा कितना डक्टिलिटी फैक्टर कितना कंसीडर करेंगे, तो हम लोग कितना, 1 कंसीडर करेंगे, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और फैक्टर को क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी आपको याद रखना है। ओके चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कैलकुलेट द थियोरेटिकल वेट ऑफ अ स्टील बार ऑफ लेंथ कितना सर, 8 मीटर है, एंड डायमीटर कितना है, 20 mm है। टेक डेंसिटी ऑफ स्टील एस 7850 kg पर मीटर क्यूब। मैंने आपको बताया था इसको प्रूव करके कैसे इसको हम लोग निकालते हैं कि 1 मीटर में आपका 1 मीटर में कितना केजी स्टील ऑफ वेट आएगा। इसको मैंने आपको प्रूव किया था। मैं यहां पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, वेट ऑफ स्टील इन 1 मीटर, यानी पर मीटर में कितना केजी ऑफ स्टील आएगा, किसमें सर, केजी में। इसका आपको फॉर्मूला बताया था D² / 162, जहां पे D आपको किसमें रखना था, डायमीटर है, ये डायमीटर ऑफ बार इन mm। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपको D रखिएगा यहां पे किसमें, mm में रखना है। क्या है, डायमीटर ऑफ बार है। ओके चलिए, अब इसमें D कितना सा दिया हुआ आपका, 20 mm दिया है, यानी कि 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, अपॉन कितना दिया हुआ आपका, अपॉन 162। ये आपके आया कितने, 1 मीटर में इतना आपको केजी वेट आएगा। लेकिन आपसे पूछ कितने के लिए, लेंथ कितना दिया हुआ आपका, 8 दिया हुआ, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए आप भी सोल्व करिए साथ में। 20² अपॉन 162 इंटू 8,
ये आ रहा 19.75, कितना 19.75 केजी आपका आएगा, यानी कि 8 मीटर का आपका लेंथ है अगर, तो उसमें कितना आएगा हम लोग को, इतना 19.75 केजी आपका स्टील आएगा, यानी कि 19.75 कितना है अप्रोक्स, किसमें आ रहा है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। ये फॉर्मूला बस ध्यान रखना है कि 1 मीटर लेंथ के लिए आपका इतना केजी ऑफ स्टील आएगा, तो 8 मीटर के लिए कितना आएगा, बस मल्टीप्लाई कर दिए तो आगे आपका 19.75। इसको आपको प्रूव करके मैंने बताया था, रफ में एक बार बता दे रहा हूं। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ओके, अब देखिए वॉल्यूम के क्या लिख सकते हैं सर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, 1 यूनिट लेंथ के निकाल रहे हैं 1 मीटर के लिए, तो 1 इंटू इसको हम लोग mm में चेंज करिए 10⁻⁻⁶, ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी करेंगे 7850, तो आपको यहां से निकल के आ जाएगा मास। यहां से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिख दिया, डी स्क्वायर अपॉन 162, आप करिएगा सेम रिलेशन आएगा, यहां से हम लोग निकाल के और जस्ट फॉर्मूला पुटिंग, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, चलिए आपका एक करेक्ट आंसर हो गया 14 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है, व्हाई स्टील इज कॉमनली यूज्ड एज गुड रेनफोर्सिंग मटेरियल। पूछ रहा है कि आप स्टील जो है गुड रेनफोर्सिंग मटेरियल क्यों है, आपका गिवन ऑप्शन दिया हुआ, उसको आपको बताना है कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। पहला देखिए कि इट इज चीपली अवेलेबल इन बल्क, ये सही बात है, ये आपका जो स्टील है ना आपका क्या है, अदर मटेरियल के कंपेयर में ये आपका इजिली अवेलेबल होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ नियरली इक्वल टू कंक्रीट, सही बात है, आपका जो थर्मल कोफिशिएंट अल्फा ऑफ कंक्रीट है, अल्फा स्टील है, यह पर क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर होता है। इसलिए ये क्या बता, ये क्या, ये बराबर होने का क्या होता है, रीजन क्या होता है, यहां पे आपका जो बॉन्ड जो है, बॉन्ड फेलुअर यहां पे नहीं होता, क्या ये अवॉइड करता है बॉन्ड फेलुअर। ये सब प्रॉपर्टीज है किसके, स्टील का, आपको पता होना चाहिए कि इसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ कंक्रीट एंड स्टील बराबर होता है ऑलमोस्ट इस, और ये अवॉइड किसको करता है, आपको जो बॉन्ड फेलुअर है उससे बचाता है। ओके, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। इट पोजेस लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, नहीं नहीं नहीं, अगर लो पोजेस आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ करता, मतलब स्ट्रेंथ आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम देता तो हम लोग इसको यूज ही नहीं करते, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा देता है, इसलिए तो हम लोग आरसीसी में भी क्यों सरिया यूज करते हैं, माइल्ड स्टील यूज करते हैं, या HYSD बार करते हैं, क्यों कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। तो ऑप्शन ये तो सी तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इट डेवलप्स गुड बॉन्ड स्ट्रेंथ विद कॉन्क्रीट, ये भी बात सही है, क्योंकि आप देखते होंगे, क्योंकि ये फेलुअर को बताता है, स्लिपेज से बचाता है, किससे आपको बचाता है, ये स्लिपेज से बताता है। स्लिपिंग ऑफ मटेरियल से आपको क्या करता है, बचाता है। जैसे बॉन्ड देखिए, जब बॉन्ड स्ट्रेस पढ़ते हैं उसमें आपको आरसीसी में मैंने बताया था कि आप क्या है, कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर आप इम्बेड क्या किया, आपने स्टील को किया, अगर प्रॉपर बॉन्ड नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, आपका स्टील क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा, यानी कि स्ट्रक्चर आपका फेलुअर हो जाएगा। उसको भी आपको ये कौन सा अच्छा प्रोवाइड करता है, यानी कि प्रिवेंट करता है, कौन, आपका स्टील, इसलिए हम लोग वहां पे स्टील देते हैं। तो आपका डी भी करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि सी सिर्फ गलत है, यानी कि ए बी डी यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। आपको प्रॉपर्टी स्टील का पता होना चाहिए, क्या यूजेज है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अल्फा सी अल्फा एस बराबर होता है, और आपका और दूसरे कंपेयर मटेरियल के कंपेयर में आपका जो आपका स्टील है, माइल्ड स्टील, वो इजिली अवेलेबल होता है, यानी कि बल्क में अवेलेबल होता है, ये भी सही है। बॉन्ड स्ट्रेस अच्छा देता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ये सब का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। चलिए बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है, ब्लैंक्स इज द क्रूड impure iron which is extracted from iron ores। जो आप लोग क्या करते हैं, आयरन ओर से निकाल रहे हैं, उससे पूछ रहा है क्रूड इम्प्योर आयरन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर, कौन सा हम लोग जो आयरन ओर से निकाल रहे हैं, कौन आपसे बताना गिवन ऑप्शन से कौन सा इम्प्योर आयरन है, कौन सा इम्प्योर क्रूड इम्प्योर आयरन है। ध्यान दीजिए, आपको प्रॉपर्टी जो स्टील में ये भी पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कार्बन कंटेंट, क्या सबसे पहले होता है आपका रॉट आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इसके आपके बारे में पूछता है कि आप इसका बताइए परसेंटेज ऑफ कार्बन के बेसिस पे इसको डिफरेंट आयरन को डिवाइड किया गया है, इसमें क्या रहता है, लेस देन 1.0%। ओके, ये आपको प्रॉपर्टीज भी क्या है, याद होना चाहिए। एक सेकेंड
0.1%। यह आपका रॉट आयरन, या क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। जब आप आयरन एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, क्यों प्योरेस्ट फॉर्म हुआ, क्योंकि कार्बन कंटेंट इसमें सबसे कम होता है। चलिए, ऐसे ही आपको स्टील को डिवाइड किया गया, कितना सर, 0.10 से 0.25%। ठीक है, ऐसे ही हार्ड कार्बन को किया गया कितना सर, 0.55 से 0.95%। ओके, और आपका, एक सेकेंड, आपका कास्ट आयरन है, इसका परसेंटेज होता है आपका 2 से 4%। ये सब परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आता है पिग आयरन, ये सर होता है आपका सबसे इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। इसका आपका परसेंटेज होता है 3.5 से 4.5%। अब ध्यान दीजिए, ये आपको पूरे प्रॉपर्टी आपको क्या करना है सर, याद रखना है कि आपका जो है आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले निकलता है आपका पिग आयरन। इसमें कार्बन कंटेंट आपका कितना सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योर कार्बन। कितना, 3.5 से 4.5%। आपसे यही पूछ रहा है कि एक्सट्रैक्ट जब कार्बन आप कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आयरन ओर से, तो आपका सबसे इम्प्योर आयरन कौन सा निकलता है, आपको कौन सा निकलता है, पिग आयरन। कौन सा, पिग आयरन, यानी कि पिग आयरन यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये तो आंसर आपका यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन ये इम्प्योर के साथ सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि रॉट आयरन जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। पूछेगा क्या आपसे, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा होता है, रॉट आयरन। इसका आपका कितना परसेंट होता है, लेस देन 0.1% होता है। स्टील का कितना होता है, 0.10 से 0.25%। ऐसे ही हार्ड कार्बन का कितना होता है, 0.55 से 0.95%। कास्ट आयरन का होता है 2 से 4%। और पिग आयरन का कितना होता है सर, 3.5 से 4.5%। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ये आपका क्या होगा, कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलिए 17 देखिए। द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील मेंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, क्या पूछ रहा है सर, डिजाइन स्ट्रेंथ बताइए स्टील मेंबर का। आप बताइए डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है। डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या इसको और क्या लिख सकते हैं, या यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं चाहे इस चीज को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिख सकते हैं, या फिर यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है। सर, डिजाइन स्ट्रेंथ होता है डिवाइडिंग द यील्ड स्ट्रेंथ बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। देखिए, चाहे तो यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ को क्या लिख देगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लिखेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीज है। तो इसको हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ यहां से लिखते हैं। अगर आपसे पूछा सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन करिए, तो सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है आपका यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ये आपका क्या हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये सब जानकारी आपको इसको बारे में पता होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये क्या बोल रहा है। The design criteria of laterally supported steel beam with respect to crippling recommends that maximum permissible bearing stress, क्या maximum permissible bearing stress should not exceed, कितने टाइम एक्सीड नहीं करना चाहिए आपका क्या, परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको मैंने बताया था परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस होता है सर 0.75 FY, और इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या बताया था आपको, 1.33 आपको बताया था टेबल में। इसलिए मैंने आपको बताया कि वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। कितने टाइम से एक्सीड नहीं होना चाहिए सर, 0.75 इंटू F5 टाइम से आपको एक्सीड नहीं होना चाहिए, और जिसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.33, जिसका सबसे मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी होता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा इसमें, आपका डी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। 0.75 इंटू Fy जो है आपका
इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। फॉर ए स्ट्रक्चरल स्टील बेस्ड कंस्ट्रक्शन इन विच द कनेक्शन बिटवीन members beam and column at their junction will not resist any applicable moment and shall be assumed to be hinged is a type of। ये बता रहा है, पूछ रहा है कौन सा इसमें स्ट्रक्चर होगा, आप जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर, जो आपको क्या कर रहा है, आपको क्या मोमेंट आपको रजिस्ट नहीं कर रहा है, तो आपको क्या बताना है, डिफरेंट आपका जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा होगा सही। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। सर पहले समझिए रिजिड स्ट्रक्चर क्या होता है, सेमी रिजिड स्ट्रक्चर क्या होता है, और सिंपल स्ट्रक्चर सिंपल कंस्ट्रक्शन क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं हम लोग सिंपल कंस्ट्रक्शन क्या होता है। इन सिंपल कंस्ट्रक्शन द कनेक्शन बिटवीन मेंबर्स मतलब क्या, बीम हो सकता है या कॉलम हो सकता है, एट देयर जंक्शन विल नॉट रेजिस्ट एनी एप्लीकेबल मोमेंट एंड शैल बी एज्यूम टू बी हिंज्ड। क्वेश्चन आपसे इसी के बारे में पूछा है कि ये क्या करता है सर, आपका मोमेंट वगैरह रेजिस्ट नहीं करता है और इसको हम लोग एज्यूम करते हैं को हिंज है, यानी कि आपका सिंपल कनेक्शन के बारे में पूछ रहा था क्वेश्चन में। लेकिन और क्या आपसे पूछेगा कि सर आप बताइए, आपका ये थ्योरी बना के देगा, लेकिन पूछेगा कि कौन सा इसमें हम लोग स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अब रिजिड कंस्ट्रक्शन समझिए क्या होता है। इन रिजिड कंस्ट्रक्शन द कनेक्शन बिटवीन मेंबर्स बीम एंड कॉलम एट देयर जंक्शन शैल बी एज्यूम्ड to have sufficient rigidity to hold the original angles between members connected at a joint unchanged under loading condition। यानी कि इस पे जो मोमेंट आएगा आपको, उसमें रिजिड स्ट्रक्चर होने के कारण आपको अच्छे से रजिस्ट कर लेगा, ये सफिशिएंट रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। नाम ही है इसका रिजिड, इसलिए इसका सफिशिएंट आपका रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि आपका मोमेंट को अच्छे से ट्रांसफर करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, रिजिड कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर उसके बाद आए हम लोग semi rigid construction। In semi rigid construction the connection between members beam and column at their junction may not have sufficient rigidity। नाम इसका क्या हो गया, सेमी रिजिड हो गया, तो ये हैव सफिशिएंट रिजिडिटी इसके पास नहीं होता है, टू होल्ड द ओरिजिनल एंगल बिटवीन द मेंबर्स एट जॉइंट अनचेंज बट शैल बी एज्यूम टू हैव कैपेसिटी टू फर्निश ए डिपेंडेबल एंड नोन डिग्री ऑफ फ्लेक्सुरल restraint। the relationship between the degree of flexure restraint and the level of load effect shall be established by any rotational method or based on test result। इसका मतलब ये बोल रहा है, ये आपका पार्शियली आपका मोमेंट और लोड को क्या करेगा सर, ट्रांसफर करेगा। कितना पार्शियली, नाम है सेमी इसलिए पार्शियली, इसका इतना इंग्लिश पे मत जाइए, इसका कहने का मतलब बस इतना सिंपल हो रहा है कि जो लोड और मोमेंट को जो ट्रांसफर करेगा पार्शियली करेगा, ये फुल्ली कर रहा है, और ये आपका सिंपल जो है वो आपको मोमेंट वगैरह को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका मानते हैं हम लोग क्या, कनेक्शन क्या मानते हैं, हिंज मानते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए, किसके लिए पूछ रहा था सर, विल नॉट रेजिस्ट एनी एप्लीकेबल मोमेंट एंड सेल एज्यूम्ड टू बी हिंज्ड इज ए टाइप ऑफ, क्या बताया था आपको, सिंपल। कौन सा, सिंपल कंस्ट्रक्शन उसको हम लोग बोलते हैं। या आपका सिंपल के बारे में पूछा, आगे आपसे कुछ भी रिजिड पूछ सकता है, सेमी रिजिड कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको उसके बारे में समझना है। रिजिड जैसे ही नाम आ जाए ना, यानी कि एकदम उसका जो रिजिडिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है, उसका कनेक्शन जो बीम बना रहे हैं उसका रिजिडिटी फैक्टर इतना ज्यादा है कि वो आराम से ट्रांसफर कर रहा है क्या, मोमेंट और लोड को, और सेमी क्या कर रहा है, पार्शियली ट्रांसफर कर रहा है, बस ये डिफरेंस है। ओके, बी आपका क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। When the effect of wind or earthquake load is taken into account, the permissible stress specified in rivet may be increased by। आपको मैंने दूसरा क्वेश्चन में बताया था, टेबल बताया था किसके, डायरेक्ट एक्सियल के कितना हम लेते हैं परमिसिबल, ऐसे हम लोग बताए थे कितना बेंडिंग टेंसल कंप्रेशन का कितना लेते हैं। ओके, तो आपको मैंने जब बताया था उस टेबल में, तो उसमें हम लोग एक कंसेप्ट यहां पे नहीं बताए थे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बताना था, इसलिए वहां पे मैंने नहीं बताया। जो आपने परमिसिबल वैल्यू निकाला, जो आपने परमिसिबल वैल्यू निकाला उस टेबल से, उसको आपने कोड ने बोला क्या, नोट पॉइंट। जो आपका परमिसिबल वैल्यू है उसको सर क्या करिए, आप इंक्रीज कर दीजिए, कितना से, 33.33% फॉर किसके लिए, स्टील स्ट्रक्चर के लिए, फॉर स्टील स्ट्रक्चर इफ कंसीडर
क्या, विंड लोड या आपका अर्थक्वेक लोड। इसमें बोल रहा है सर जो हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू निकालें, अगर आप अर्थक्वेक लोड ले रहे हैं या फिर आप विंड लोड ले रहे हैं तो स्टील स्ट्रक्चर के लिए परमिसिबल वैल्यू में आप 33.33% का इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर क्या बोला, फिर बोला ऐसे ही अगर आपका आपका रिवेट हो या फिर बोल्ट हो, मतलब कि आपका कनेक्शन की बात कर रहा है, इसमें आपका वैल्यू कितना सर, 25% आपको इंक्रीज कर देना है। डिफरेंस समझना, यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर की जब बात आए तो हम लोग 33.33% इंक्रीज कर देंगे, और अगर आपका कनेक्शन की बात आए, मतलब कि फास्टनर्स की बात आए, रिवेट और बोल्ट की बात आए, तो हम लोग 25% परमिसिबल स्ट्रेस में इंक्रीज कर देते हैं। इसी के बारे में पूछ रहा है सर कि आपका कितना हम लोग परमिसिबल वैल्यू में इंक्रीज करेंगे, किसके लिए पूछ रहा है आपसे, किसके लिए पूछ रहा है आपका, रिवेट में भी देखिए कितना कि हम लोग 25%, यानी कि डी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, डी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपका काम है रिवीजन करके आइए, फिर हम लोग ऐसे ही मिलेंगे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सेशन में। चलिए, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आप फ्रेशर हैं, आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका काम है कि बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप पहले सिविल इंजीनियरिंग को पढ़िए। एक बार जब आप सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आप डिफरेंट एग्जाम आप आराम से टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग जानना बहुत जरूरी है। आप कोई स्पेसिफिक एग्जाम हो के पहले तैयारी नहीं करिए, पहले आप सिविल इंजीनियरिंग को पढ़िए। तो आपको और पढ़ाई में और स्मूथ लाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए एईसी प्लस आपके लाया डिफरेंट कोर्सेस। अगर आप स्टेट एजेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए विजय बैच, इसमें आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा मिल जाएगा। एसएससी जेई 2024 अगर आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए बैच 1, इसमें आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों ऑब्जेक्टिव हो चुका है, इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा कवर कराया जाएगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपने लाइव क्लास अगर नहीं किए तो आपको लाइव क्लास का रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है बात ध्यान रखने वाली। ऐसी अगर मध्य प्रदेश शासन में अगर आप एई बनना चाहते हैं, क्या एसडीओ बनना चाहते हैं, उसके लिए प्रहार बैच आपको इसमें टेक्निकल के साथ साथ आपको एमपीजी के भी पढ़ाया जाएगा। इंडियाज मोस्ट अवेटेड वैकेंसी आरआरबी जेई के लिए है तेजस बैच, इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा सीबीटी 1 को, आप इसको भी देख सकते हैं। ओके, चलिए, अगर आपको लगता है सर मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा हो गया, अब हम चाहते हैं कि नॉन टेक में और हम इंप्रूवमेंट करें, क्योंकि नॉन टेक का लेवल आप देख रहे हैं डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने अलग बैच बना दिए नॉन टेक के लिए। उसके लिए क्या नाम है, नॉन टेक महापैक, आप इसको भी देख सकते हैं। ये कोर्सेज है टारगेटेड बैच, ये है एसएससी जेईई 2024 के लिए, ये आपको डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगता है कि थ्योरी सर मेरा कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस कहाँ से करें, ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो हम लोगों ने आपकी प्रैक्टिस की सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, आपको कहीं नहीं जाना है। आपका जो टीसीएस फोबिया है, टीसीएस का डर है, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, पूरे कंपाइल कर दिया टीसीएस का, जिसका बैच बना दिया अभ्यास जेई बैच। अगर आप जेई का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बैच को देख सकते हैं। इसमें लगभग कहाँ हम लोग लगभग 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन देखने वाले, यानी कि आपको क्वेश्चन की कमी नहीं है। आप इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको ऑलमोस्ट तैयारी हो जाएगी, 90-95% प्रिपरेशन हो जाएगा। इसमें क्या है सर, टीसीएस तो ऑल ओवर इंडिया का मिल ही जाएगा, लेकिन साथ में स्टेट जेई का भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर आप दोनों चाहते हैं, स्टेट ए जेई दोनों टारगेट करना चाहते हैं, तो आप अभ्यास ए जेई बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको लगभग कितना 8,000 से ज्यादा क्वेश्चन, यानी कि वो तो आपको मिल रहा है, साथ में इसको आपका स्टेट का जितना भी एग्जाम हुआ एई का भी आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा, पीएसयू का क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का भी आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब कुछ ऐसे चाहते हैं कि सर मेरा क्या है कि सब्जेक्ट को मैं रिकॉल करना चाहता हूं, बहुत दिन से पढ़ा नहीं है, और एग्जाम से पहले आपका क्या है कि आप रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोगों ने क्या किए कि क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं, फास्ट ट्रैक बैच नाम है इसमें। इसका क्या है सर, अगर आप एसएससी जेईई 2024 कर रहे हैं टारगेट, तो आपको इसमें क्रैश कोर्स में आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको क्रिप्स मैनर में, यानी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप यहाँ से सब्जेक्ट को रिकॉल करिए, रिवाइज करिए, और फिर आप प्रैक्टिस वैसे प्रैक्टिस कर ले, यानी कि आपका फुल प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। चलिए, ये उन लोगों के लिए है जो पहले पढ़ चुके हैं, फ्रेशर के लिए नहीं है, जो पहले पढ़ चुके हैं, जिनको आता है सब्जेक्ट को बस रिकॉल करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे फास्ट ट्रैक बैच है। ओके, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो जिनका पार्टिकुलर सब्जेक्ट वीक होता है,
तो जो भी ब्रांच आपका है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आप उसको कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, चलिए कुछ स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पे सर ये सब मिलेगा कहाँ? मिलेगा आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना, AEC प्लस एप्लीकेशन आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल वेरिफिकेशन करिए, सारा कोर्सेज दिखने लगेगा। बस आपका थोड़ा सा मेहनत आपको करना है कि आप देखिए हम किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं, उस हिसाब से आप कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं। बहुत सारा डेमो लेक्चर दिया हुआ, पहले खुद को सेटिस्फाई कर लीजिए, तब आप इसको इनरोल कर सकते हैं। ओके, चलिए सर ये सब का PDF कहाँ मिलेगा? आपको टेलीग्राम चैनल, आपको AEC प्लस एप्लीकेशन के टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाना है, PDF भी यही मिलेगा और कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यही मिलेगा। ओके, आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक बाय बाय, टेक केयर।